अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। गेहूं की वैज्ञानिक तकनीक से बीज बुआई करने पर विशेष प्रस्तुति। पॉली हाउस में शिमला मिर्च की सफल खेती पर किसान का अनुभव। कृषि वैज्ञानिकों ने विकसित की गाय की नई नस्ल हरधेनु। प्रदेश में हमारे जो किसान पॉली हाउस में लगी शिमला मिर्च की फसल से अधिक गुणवत्ता युक्त पैदावार और मुनाफा लेना चाहते हैं, तो उन्हें फसल में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्यों को अपनाना चाहिए, इस विषय पर विस्तार से अपने अनुभवों को बता रहे हैं एक प्रगतिशील किसान विकास ठाकुर। किसान भाइयों, मैं आज शिमला मिर्च की खेती के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ और लगाता भी हूँ। सबसे पहले हम इसमें जो है गुड़ाई या हल चलाते हैं। उसके बाद इसमें गोबर डालते हैं। गोबर डालने के बाद फिर उसको ट्रैक्टर या बैलों द्वारा मिलाया जाता है और मिलाने के बाद बेड बनाए जाते हैं। बेड और पाइपलाइन बिछाई जाती है और पाइपलाइन ड्रिप जो पाइपलाइन है हमारी, उससे पौधे से पौधे की दूरी के ऊपर मिर्च लगाई जाती है। मिर्च लगाने के पश्चात हम जब थोड़ा सा पौधा 2 टेनी शुरू हो जाती है आनी, तो उसके बाद उसकी कटिंग कर देते हैं। हम सिर्फ 2 ही टेनियाँ लेते हैं। 2 टेनी में अच्छा फ्रूट आता है। और शिमला मिर्च की खेती हम पॉली हाउस में इसलिए ज़्यादा सक्सेसफुल है क्योंकि हाइट ज़्यादा होती है और ओपन में जो है 2.5 से 3 फुट से ज़्यादा नहीं होती या बारिश के कारण ख़राब हो जाती है। इसमें देख सकते हैं आप, कोई भी एक भी पौधा नहीं मरा हुआ है, ना ही इसमें खाद का यूज़ किया गया है। मैक्सिमम जो प्रॉब्लम आ रही है आजकल, मुरझाने की बीमारी लग रही है, इसलिए हम गौमूत्र का प्रयोग करते हैं इसमें। और कोई भी कोई भी खाद नहीं डाली गई है इसमें, सिर्फ गोबर की खाद डाली गई है और अच्छी प्रोडक्शन, और एक भी पौधा नहीं मरा हुआ है इसमें। टेम्परेचर के लिए हमारे पास फॉगर लगे हुए हैं। फॉगर चला लेते हैं हम उसको ठंडा करने के लिए, पर हमारे मैक्सिमम ज़्यादा यहाँ इतना ठंड गर्मी पड़ती नहीं है, इसलिए ठीक ही रहता है मौसम। 20 से 30 डिग्री तक चाहिए पड़ता है जो शिमला मिर्च की खेती के लिए टेम्परेचर। गोड़ाई, हाँ गोड़ाई निराई बिल्कुल करते हैं। जैसे ही घास दिखता है, भी घास ऊपर आ गया, उस हिसाब से हम इसकी गोड़ाई निराई कर देते हैं। नहीं, इस पॉली हाउस में नहीं किया जाता, इससे फसल खराब होने का डर रहता है, इसलिए हम कोई वैसे वो नहीं करते। हाथों से खरपतवार, हाँ हाथ से ही करते हैं। और ज़्यादा आता नहीं क्योंकि हाइट ऊपर हो जाती है, नीचे छाँव रहती है, नहीं आएगा। अगर आगे को हम इसका अगर घास की मल्चिंग कर दे तो शायद बिल्कुल नहीं आएगा, अगर आप मल्चिंग कर सकते हैं तो। बेड की हाइट कम से कम 9 इंच होनी चाहिए। चौड़ाई 1 मीटर होती है इसमें, चौड़ाई 1 मीटर चौड़ाई बेड की और 9 इंच हाइट होती है। कुल मिला के अगर लागत की बात करें, कितनी लागत तकरीबन 10,000 रुपीज़। 10,000 की लागत? हाँ, 10,000। 10,000 लागत लगाने के बाद आप कितना जो है इससे मुनाफा कमा लेते हैं? मुनाफा तो अब एक पॉली हाउस से कम 1 लाख रुपये हो ही जाता है अगर रेट अच्छा मिले तो। तो जो पौधे आपके जो हाइट लेते हैं, तो उसको मैनेज करने के लिए किस तरह की तैयारियां करते हैं? उसके लिए हम देख रहे हैं, अब सुतली का उपयोग करते हैं। जब 2 टेनियाँ आ जाती हैं तो उसको हम ऊपर तार लगी हुई है, जाला बांधा जाता है और फिर उससे 2 टेनी के पास से बांधा जाता है और ऊपर फिर कटिंग करते रहते हैं हम उसकी।
तो अभी आपने यहाँ पर कितने पौधे लगाए हैं? अभी इसमें मैक्सिमम इसमें 1150 पौधे हैं एक पॉली हाउस में, 250 स्क्वायर मीटर में। कितना आप इससे तुड़ान ले चुके हैं अभी तक? और ये फरवरी में लगाई है अभी तक। तो लाल पीली मिर्च रेट कम होने के कारण इसलिए मैंने ग्रीन ही कर दी इस बार। तो अच्छा रेट ग्रीन का मिला और ज़्यादा प्रोडक्शन निकली है इससे, इसलिए मैंने इस बार ग्रीन ही कर दी। तो एक जो पौधा होता है आप में, उसमें इस पौधे में से आप कितने फ्रूट जो है निकाल लेते हैं? कम से कम देखा जाए तो इसमें अब कम से कम 10 किलो तो निकल जाती है एवरेज एक पौधे से। हाँ, थोड़ी बहुत ही स्प्रे कर जाता है, कोई कीट कूट लग जाए तो उस हिसाब से हम स्प्रे कर लेते हैं इसमें। बाकी खाद ऊनी खाद जो पहले दी जाती थी उससे मुरझाने के रोग लग रहा था, इसलिए हमने खाद पानी बंद कर दी। इस बार इस पॉली हाउस में एक भी पौधा नहीं मरा हुआ है। पौधे भी कुछ सुरक्षित थे और देख रहे हैं कैसे कितनी अच्छी प्रोडक्शन आ रही है ऊपर तक। और जबकि फरवरी की लगी हुई है, 15 फरवरी के बाद की लगी हुई। मुनाफा तो रेट पर डिपेंड करता है, कभी रेट ऊपर जाता है कभी नीचे उतरता है, पर प्रोडक्शन तो इस बार तकरीबन ठीक ही रहा, रेट बड़ा अच्छा रेट रहा और अच्छा मुनाफा भी ठीक मिला। आराम से दे देगा एक खर्चा काट के। जी 250 जो स्क्वायर मीटर का जो पॉली हाउस है मेरा। किसानों को मैसेज देता है आप क्या बोलते खाद का कम से कम प्रयोग करें, अगर ना ही करें तो ठीक है, क्योंकि उससे ज़्यादा बीमारियाँ फैल रही है, हमारी मिट्टी भी ख़राब हो रही है। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच। राष्ट्रीय समाचार हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में रबी मौसम में उगाई जाने वाली फसलों में गेहूं का प्रमुख स्थान है और हमारे जो किसान इसकी बुआई करना चाहते हैं तो उन्हें उन्नतशील किस्मों के चयन के साथ साथ बीज बुआई की वैज्ञानिक तकनीकों का भी ख्याल रखना होगा, तभी आप फसल से अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो आइए गेहूं की बीज बुआई पर विस्तार से जानकारी लेते हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आर.बी. शर्मा से। गेहूं में सबसे पहली बात तो है किसान भाइयों कि आपको गेहूं की जो बीज जो वैरायटी किस्म का चयन करना है उसमें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है और वो सोच के सिलेक्शन करना है। ये वैरायटी का जो विभिन्न आजकल इतनी अच्छी वैरायटी निकल गई गेहूं में कि हम उनको 2 पानी 3 पानी 4 से 5 पानी सभी तरह की किस्म है, तो हम अपने सिंचाई व्यवस्था के अनुसार गेहूँ की किस्मों का चयन करें। यदि हमारे पास 4 से 5 सिंचाई है तो उसमें हम ये वैरायटी है जो हमारी 4 से 5 पानी में और अच्छी उत्पादन क्षमता देने की इनमें क्षमता है। 50 से 60 कुंटल तक प्रति हेक्टेयर उत्पादन हम प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाई इस अनुसार बीज का चयन करें। खेत को जो है अभी प्लाऊ से चला दें और उसके बाद उसमें रोटावेटर चला दें तो हमारा बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है। यदि नहीं है तो 2 बार कल्टीवेटर चलाएं और उसके बाद हल्का सा पाटा चला के छोड़ दें और फिर उसके बाद सिंचाई कर दें। और जब अच्छा बतर आ जाए, जो बढ़िया हमारा समय नमी सही हो समय, हम उसकी एक बार बढ़िया जुताई करके और फिर हम बुवाई करेंगे तो हमारा अंकुरण सही रहेगा और बढ़िया उत्पादन भी अच्छा प्राप्त होगा।
उर्वरक का प्रबंधन का सवाल है तो हमको मृदा टेस्ट के आधार पर देना चाहिए, लेकिन सामान्यतः यदि हमारी अच्छी किस्में हम लगा रहे हैं, 4 से 5 सिंचाई की सुविधा है, तो 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटास प्रति हेक्टर आवश्यकता है। और इसके साथ साथ आजकल जो जिंक की कमी देखी गई है तो किसान भाई 25 किलो जिंक सल्फेट प्रति हेक्टर उपयोग करें। खाद और उर्वरक में ये ध्यान रखें कि जो भी हम दे रहे हैं उसमें नाइट्रोजन का 1/2 आधा भाग, जैसे 120 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टर है तो 60 किलो लगभग, और बाकी पूरा फास्फोरस 60 किलो और पोटास 40 किलो और जिंक सल्फेट, ये सारा खाद हमको बुवाई से पहले ही देना है खेत की तैयारी के समय। शेष नाइट्रोजन बचता है उसको हम प्रथम सिंचाई पे बुवाई के बाद 18 से 20 दिन पे वो दे दें 1/2, और 1/2 जो बचेगा वो हमको 40 से 45 दिन पे देना है। और बीज हमारा प्रमाणित बीज होना चाहिए, गुणवत्तायुक्त बीज हो। किसान भाई जहाँ तक बीज का सवाल है तो अभी टाइम से बुवाई कर रहे हैं तो 100 किलो प्रति हेक्टर बीज की मात्रा रखें। के साथ साथ जो बीज है हमारा उसको अनिवार्य रूप से बीटावैक्स से उपचारित करें। 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज के मान से बीटावैक्स ले लें और उससे हम बीज को पूरी तरह उपचारित करें। और बीज उपचार से तात्पर्य यह है कि बीज उपचार ऐसा होना चाहिए जिसमें हमें जो ओरिजिनल गेहूं का जो कलर है वो न दिखाई दे। जो भी हम बीटावैक्स मिला रहे हैं उसका कलर सारे गेहूं पे चढ़ जाना चाहिए, तभी हमारा सही बीज उपचार होगा। अभी जो बहुत सारे क्षेत्र में किसान भाई छिड़काव पद्धति से कहते हैं वो बहुत सारे नुकसान होते हैं उनसे, हमारी क्वालिटी भी नहीं बनती है, और दूसरा कई बार असमय तेज हवा चल जाने से सिंचाई के बाद गेहूँ आड़ा गिर जाता है। तो एक निश्चित लाइन में दूरी में बुवाई करें, और इसके लिए सबसे बढ़िया होगा कि 9 से 10 इंच लाइन से लाइन रखें, और करीब 2.5 इंच पौधे से पौधे की दूरी, और 1.5 इंच से ज़्यादा गहराई पर बीज न बोएं। और इसके साथ साथ छोटी क्यारी टाइप बना लें बुवाई के पश्चात, तो जिससे हमको पानी की बचत होगी। पानी की कमी है तो और आसानी से हर पौधे को पास और सही तरीके से पानी मिल जाएगा। यदि हम ऐसा करते हैं और समय पे सिंचाई का ध्यान रखें, ये हमारी पहली जो सिंचाई होती है बुवाई के पश्चात वो बहुत आवश्यक है। यदि वो सिंचाई कट जाती है तो हमारा गेहूं का उत्पादन प्रभावित होता है। और दूसरा, वैसे गेहूं में हम हर 20-25 दिन पर सिंचाई कर सकते हैं जैसी ज़मीन है, लेकिन ये सिंचाई एक पहली जो है समय पे महत्वपूर्ण है। दूसरा, एक जब हमारा गेहूं में 80-85 दिन के करीब गेहूं में जब हल्का सा दाना भरता है बाली में जिसमें दूध निकलता है, उस स्टेज पे सिंचाई अवश्य मिलना चाहिए। ये दोनों सिंचाई हमारे उत्पादन को प्रभावित करती हैं, तो इन दोनों पे विशेष ध्यान रखें। बाकी थोड़ा बहुत 20-25 जैसी आपकी ज़मीन है, मृदा है, उसके अनुसार सिंचाई कर सकते हैं। डेयरी व्यवसाय के क्षेत्र में हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने बहुत सी सफलताएं प्राप्त की हैं, लेकिन हाल ही में हरियाणा के हिसार जिले में स्थित लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने 45 साल से चल रहे शोध पर सफलता हासिल करके गाय की नई नस्ल हरधेनु को विकसित किया है। गाय की इस नई नस्ल की क्या क्या विशेषताएं हैं, इस पर संपूर्ण जानकारी लेते हैं लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय अनुवांशिकी एवं प्रजनन के विभागाध्यक्ष डॉक्टर BL पुंडीर और पशु वैज्ञानिक डॉक्टर BS मलिक से। करीब 45 साल से चल रहे रिसर्च के बाद प्रदेश के लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय ने गाय पालन में एक नई क्रांति को जन्म देने में सफलता हासिल कर ली है। वैज्ञानिकों ने 3 नस्लों के मेल से गाय की एक नई प्रजाति विकसित की है। इस नई प्रजाति को हरधेनु नाम दिया गया है। यह गाय 50 से 55 लीटर दूध देने की क्षमता रखती है। सबसे बड़ी बात यह है कि
यह गाय 48 से 0 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी सामान्य रूप से रह सकती है। और जानते हैं हरधेनु गाय के बारे में यहाँ के वैज्ञानिकों का क्या कहना है। ये हमने 1970 से शुरू किया है और हरधेनु गाय में 3 विभिन्न नस्ल के गुण हैं। हमारा जो यहाँ की गाय है, हमारी नस्ल हरियाणा उसका है, और साहिवाल वो भी हमारी गाय है, पंजाब हरियाणा की उसका है। और जो ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन इसमें है वो होस्ट फ्रीजियन का है 62.5%। और जो दो हमारी लोकल ब्रीड है हरियाणा की और इसकी साहिवाल की, इनका बाकी की जो 32.5 है वो है। इस गाय में खासियत है कि इसकी दूध देने की क्षमता 50 लीटर प्रतिदिन की है। इसका जो वसा की मात्रा इसके दूध में है वो 3.8, जो कि किसी भी संकर नस्ल की प्रजाति में नहीं है। सभी संकर नस्ल की प्रजाति हैं उनके दूध में वसा की मात्रा 3.5 होती है, और हमारी इस नस्ल में 3.8 वसा की मात्रा है। दूसरा, इसमें गर्मी सहन करने की शक्ति है। 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये अच्छी तरह से दूध दे सकती है अगर हरा चारा इसको मिलता रहे तो। और खासियत इसकी ये है कि जो पहली ब्यांत है वो 30 महीने में पहली बार ब्याह जाती है। हमारी देसी नस्लें हैं वो कम से कम 45 महीने लेती हैं पहली बार ब्याहने में। और जो 2 ब्यांत का अंतर है वो भी इसका काफ़ी कम है, 13 महीने, बिल्कुल साल के आसपास। बाकी जो नस्लें हैं हमारी उन्हें 16-17 महीने हैं। ये खासियत हैं और इसी वजह से ये एक नस्ल तैयार की गई है, क्योंकि हमारी जो देसी नस्लें हैं उनमें दूध उत्पादन क्षमता काफ़ी कम है। उनकी दूध उत्पादन क्षमता करीब 7-8 लीटर प्रतिदिन है, जबकि इस नस्ल हरधेनु की दूध उत्पादन क्षमता 15 किलो प्रतिदिन है। और जो अच्छी गायें हैं वो 50 किलो तक दूध देती हैं। हरधेनु प्रजाति की गाय अपनी दुग्ध क्षमता के बल पर पशुपालकों को मालामाल कर देगी। साथ ही गौपालन से मुंह मोड़ चुके पशुपालकों को दोबारा गौपालन के लिए आकर्षित करेगी, जो कि पशुपालकों के लिए एक वरदान साबित होगी। हिसार के लुवास के अनुवांशिकी एवं प्रजनन विभाग के वैज्ञानिकों के अनुसार उनकी इस नई प्रजाति की गाय की खासियत यह है कि इसकी खासियत ये है, हमने पिछले 1-1.5 से हमने देखा है इंडिविजुअल रिकॉर्ड पे हमारे 25 एनिमल हमने स्पेशल ग्रुप में रखे हैं। और उसमें पिछले साल एक हमारी 62 नंबर गाय थी, उसने 6000 लीटर तक दूध दिया है, जो कि बाहर की जो नस्ल हैं उनके कंपैरिजन में वो बहुत अच्छी मिला उसमें वो है। जैसा कि आपको पता है हरियाणा में जो हमारी देसी नस्ल थी, चाहे साहिवाल है या हरियाणा है, उनकी दूध की अक्षमता बहुत कम थी और फैट परसेंटेज थोड़ा हमारे इससे ज़्यादा था, लेकिन दूध की प्रोडक्शन के लिए हमने इसको तैयार किया है। इनके दूध में वसा की मात्रा अधिक है, जबकि ज्यादातर विदेशी गायों के दूध में नहीं होती है। वैज्ञानिकों का दावा है कि अभी यह नस्ल केवल लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के परिसर में है। जब किसान के पास ये गाय पहुंचेगी तो इसे और अनुकूल माहौल मिलेगा, इससे इसके दूध देने की क्षमता में और बढ़ोतरी हो सकती है। शंकर नस्ल से बनी नई प्रजाति हरधेनु गाय को लेकर चल रही रिसर्च का परिणाम 45 साल के बाद अब सामने आया है। लुवास में अभी इस नई प्रजाति की करीब 100 गाय विकसित है और आशा है कि अगले वर्ष तक यह नस्ल पशुपालकों के पास होगी। हरधेनु गाय के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप इस पते पर संपर्क करें। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार हरियाणा। दूरभाष नंबर है 016622 289599। दूसरा नंबर है 01662 256101 01। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे। एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है।
देखा आपने? इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच, राष्ट्रीय समाचार, हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम सुधीर कुमार है। मैं चंबा डिस्ट्रिक्ट से मंगला गांव से हूं और मैं सब्जी उत्पादन का काम करता हूं। ये काम मैं 4-5 सालों से लगातार करता आ रहा हूं। पहले ये काम मेरे माता पिता करते थे, उनसे मैंने खेत में उनसे आके सीख के ये काम अब मैं कर रहा हूं। सब्जी उत्पादन में मैंने पालक की फसल लगाई हुई है। इस फसल को लगाए हुए मेरे को 25 और 30 दिन हो गए हैं। किसान भाइयों, पालक की खेती ये बहुत कम समय में तैयार हो जाती है और इसकी कटाई की जाती है। ये हार्डली कोई 30-35 दिन में तैयार हो जाती है। पहले हम इसको खेत की रुपाई करते हैं, बैलों के द्वारा हल जोतते हैं, पलटा लगाते हैं ताकि इसमें वायु का संचार हो जाए और इसकी उपज उर्वरता बनी रहे और इसकी उपज ज़्यादा निकले। पलटा लगा के इसमें हम अपनी देसी खाद केंचू खाद का इस्तेमाल करते हैं। हम अपनी देसी खाद केंचू खाद है, हमारे गड्ढे बने हुए हैं, उसमें केंचू डाले हुए हैं और केंचू खाद हम वहाँ से तैयार करके यहाँ खेतों में डालते हैं। पलटा लगा के इसके हम फिर क्यारी बनाते हैं। क्यारी बना के हम इसको लाइन में इसकी रुपाई करते हैं पालक की, ताकि हमें इसको बाद में इसको निदाई करने के लिए आसानी हो जाए, क्योंकि अगर क्यारी में लगाया वो पालक निदाई करने के लिए आसान हो जाता है, ताकि इसकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाए, क्योंकि इसमें वायु का संचार होता है और इसकी उपज ज़्यादा बढ़ती है और ये ज़्यादा ग्रोथ देता है। तो इस तरह हम इसकी रुपाई करते हैं। किसान भाइयों, जैसे मैंने अभी पालक कम से कम 2 बीघे में लगाया है, तो उस 2 बीघे के लिए पालक का बीज मेरा लग गया है कोई 5-6 किलो के बीच में लग गया है। तो ये बीज मैंने क्यारी में लगाया था, इससे बीज कम लगता है, इससे उपज भी ज़्यादा होती है। बिजाई के 5-6 दिन बाद ये पालक निकल आता है, तो इसका हमें ये ध्यान रखना पड़ता है। जब ये निकल आता है तो इसके साथ साथ खरपतवार भी निकलती है, घास वगैरह निकल आता है, तो उसको हमें ये निकालना पड़ता है। और साथ साथ में इसमें सिंचाई का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। मान लो ये इसको सूखा लग पड़ा तो इसको फिर सिंचाई करना पड़ती है, इसमें पानी डालना पड़ता है। और बीच बीच में कोई कीड़ा काड़ा भी लगता है पत्ते को, जो पत्ते को छेद कर देता है, तो इसका स्प्रे का भी ध्यान रखना पड़ता है। इनकी ये ध्यान हमें कम से कम 5 और 25-30 दिन के बीच में रखना पड़ता है और 30 दिन के बाद ये काटने के लायक हो जाता है। जब हम इसको कटाई करते हैं तो एक ध्यान रखना पड़ता है कि दाटी लेते हैं और दाटी से इस तरह काटना पड़ता है कि ताकि इसकी जड़ें नहीं कट जाएँ। इसको जड़ों से कोई 2-3 इंच ऊपर काटना पड़ता है ताकि जड़ें बच जाए और ये दोबारा उगाए। इसका एक फ़ायदा और ये भी है, इसको हम 3-4 बार काट के, मान लो ये आज काटा और ये 5-6 दिन बाद फिर काटने लायक हो जाएगा, उसके बाद फिर काट के 5-6 दिन बाद फिर काटने लायक हो जाएगा। ये मान लो 3 बार काटना पड़ता है ये। और इसको काट के जब इसको काटते हैं तो हम इसको सुबह मंडी ले जाते हैं और मंडी में दे देते हैं। तो जैसे अभी हम इसका रेट हमें 30 रुपये पर केजी मिल रहा है, थोक रेट, तो हम इसको 30 रुपये पर केजी मंडी में बेच रहे हैं। और किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि इसे फसल को लगा के मेरे को मुनाफा क्या होना है। तो मुनाफा मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने अभी 2 बीघा में लगाया है ये पालक, तो मैंने अभी पहली कटाई की है पूरे 2 बीघा की, तो मैंने 1 क्विंटल पालक बेच मंडी पहुँचा चुका हूँ। तो आप लगा सकते हैं कि मैंने 30,000 रुपये अभी कमा लिए है पहली कटाई में। अब इसकी 3 कटाई और होनी है, तो मेरे को लगता है कि कम से कम 1 लाख रुपये तो मैं मुनाफा कमा ही लूँगा ये पालक से। और देखो, आप इसमें देखने की बात यह है कि
आप देख सकते हैं कि मैं ये 1 लाख रुपये कम से कम 30 और 40 दिन के बीच में कमा रहा हूँ। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। गुणवत्ता युक्त पैदावार के लिए फूल गोभी की फसल में कीट और रोग नियंत्रण, अधिक मुनाफे के लिए मछली पालन पर किसान का अनुभव। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaatahr.hp@etv.co.in। इसके अलावा हमारे निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।